वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नियो पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन मैच की पीएसएल की अपडेट सबसे पहले आपको दे जनाब। मुल्तान सुल्तान कमाल के मैचेस, कमाल की परफॉर्मेंस और कमाल के मोहम्मद रिजवान की कप्तानी। अगर कल के मैच की बात की जाए और ये कहा जाए कि कल का होने वाला मैच सबसे ज़्यादा सनसनीखेज था पीएसएल के अब तक के होने वाले मैचेस में, तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा। और एंड तक मैच खींचा जा रहा था कराची की जानिब से, मुल्तान की जानिब से। वंस अगेन मुल्तान सुल्तान स्कोर बोर्ड पर सबसे ऊपर है और कराची किंग्स को क्या हो गया है ये समझ से बाहर है। सब इस वक्त हैरान है। माद ने भी जो इनिंग्स का इजाफा किया, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर भी वो मैच को जिता नहीं पाए। 3 रन से शिकस्त हो गई। मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच कल करार पाए। बहरहाल पीएसएल के मैच के ऊपर तो इन डिटेल हम बात करेंगे, ये भी बनता भी है, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज और फिर फर्स्ट सेगमेंट शामिल करेंगे। जेल भरो तहरीक कामयाब या नाकाम, हुकूमत और ऑपोजिशन के मुतजाद दावे। जो करना है कर लो, महंगाई मजीद बढ़ेगी, शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मजबूत ताल्लुकात, खित्ते में अमन की जमानत। सानिहा बारखान जालिम वजीर, मसलूम अवाम। सफेद रंग का कोट ही डॉक्टर्स के लिए मखसूस क्यों? और मौसीकी का तड़का और वायरल वीडियो भी होगी आज के नियो पाकिस्तान का हिस्सा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं सियासी मंजरनामे से। तो नाजरीन, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का अब बाकायदा आगाज हो चुका। तहरीक के आगाज पर ही वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत कई अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमने कल देखा कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। और गिरफ्तारी देने वालों में उमर सरफराज चीवा, आजम स्वाति और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और जो रहनुमा है उनका नाम शामिल है। फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी अपने खिताब में हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। इमरान खान ने क्या मजीद कहा, देखिए। इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जेल भरो तहरीक से मुतालिक इमरान खान ने कहा कि ये खौफ की जंजीरें तोड़ने के लिए शुरू की गई है और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने की बात भी की। अच्छा, दूसरी जानिब ईवान सदर की तरफ से 2 सूबों में इलेक्शन की तारीख के ऐलान से सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज शाम को ही एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई जब अज़खुद नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जो जायजा लेगा कि इलेक्शन की ताखीर करना आखिर जो तारीख है वो क्यों सामने नहीं आ रही और ये किसका इख्तियार है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, राय लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब इस कॉन्वर्सेशन है। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि लार्जर बेंच है बन चुका है और सियासी रहनुमाओं में इस वक्त जबरदस्त नाइतफाकी की वजह से मामला, अगर हम कहें, अदालत चला गया है। कहाँ मामला जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, मामला तो वही जा रहा है कि हुकूमत और वो आम आदमी और वफाकी हुकूमत और फिर आखिर अदालत हुई। तो मेरा ख्याल है बिल आखिर हमारे बड़े जज हैं उनको भी ये ख्याल आ गया है कि इस वक्त मामलात इंतहाई ख़राब हैं। हुकूमत पूरा एक मंसूबा बना हुआ है कि नए इंतखाबात तो केवल के सूबाई असम्बली के इंतखाबात भी नहीं कराने। मुख्तलिफ हीरे बहाने थे, फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, वफाकी हुकूमत नहीं दे सकती और बाकी इदारे हैं, गवर्नर जो दो हैं वो भी वफाकी हुकूमत के ताबेदार बन गए हैं। तो अब इम्तियाज साहब, इससे मजीद आईनी बहरान नहीं आप समझते कि पैदा होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने कल भी देखा कि कोई हरबा नहीं छोड़ रहे हैं। इस वक्त मुसलसल मीडिया कवरेज की भी अब हम देख रहे हैं कि नजरों में है और इलेक्शन की तारीख के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है। तो ये एक मुल्क की सियासी बहरान की जो सूरत हाल है ये कब स्टेबल होगी? देखिए, मुल्क की सियासी बहरान हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये कोई आईनी बहरान नहीं है। ये ऐसा बहरान है जो सियासी गैर लचकदार रवैये की वजह से पैदा हो रहा है दोनों तरफ से।
अब दुनिया भर में जो भी अपोजिशन जमात होती है वो हर हरबा इस्तेमाल करती है अपनी बातें मनवाने के लिए, और हुकूमतें आमतौर पे बड़े भाई के तौर पे चूँकि उनके पास इख्तियार होता है वो उसमें लचक का मुजाहरा करती हैं। लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार कर रखे है वो बिल्कुल एक बचगाना है। सुबह शाम रात प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें सुबह दोपहर शाम इमरान खान को उनकी पार्टी को लान तान हो रही होती है। हालांकि आईनी तौर पे वफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है जहाँ भी इंतखाबात होने हैं इंतखाबात करवाना। अब आईनी तरीके से असम्बलियाँ बनी थी, आईनी तरीके से वो अदम एतमाद का वोट भी ले लिया गया, आईनी तरीके से वो असम्बलियाँ तहलील भी हो गई। ठीक, उसमें ये ले तो लाल क्यों की जा रही है? तो जो भी अपोजिशन जमात होगी दुनिया में कहीं वो ये तमाम काम करेगी। अब लगता ये है कि बिल आखिर हम जो देख रहे थे सोशल मीडिया पे भी जिस अंदाज के बयानात आ रहे थे लोगों के जो तवक्कुआत थी अदालत उज़्मा से, उसको सामने रखते हुए बिल आखिर ये खुद नोटिस ले लिया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी आईनी तारीख में ये एक बड़ा फैसला साज फैसला खुद तारीखी ये लम्हात है जहाँ पे अदलिया एक बार फिर बज़ाहिर ही लगता है कि अपने बुनियादी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए सामने आ गए कि आइन की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है कि असम्बलियों को तहलील हुए महीने से ज़्यादा हो गया है, उसके बावजूद तारीख नहीं दी जा रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी बिल्कुल बी टीम का रोल इख्तियार कर लिया है, बी टीम हुकूमत की। तो जाहिर है इस किस्म का अगर तातुल पैदा होता है तो फिर अदालत उज़्मा ही इसमें कोई ना कोई आके गाइडेंस देगी। अच्छा इम्तियाज़ कुल साहब, अब जो मुस्लिम लीग नून है उनकी जानिब से भी कुछ एतराज़ात या तहफ़्फ़ुज़ात अगर कहा जाए सामने आ रहे हैं, कुछ जजेस पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, फिर साथ ये भी बात हो रही है कि लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, फुल बेंच तश्कील क्यों नहीं दिया गया, क्या आप कमेंट करेंगे? ये हर काम अब मुस्लिम लीग की या पीपल्स पार्टी की या PTI की मर्जी का तो नहीं हो सकता। ये तो मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को इस बात पे इत्तेफाक करना चाहिए कि अगर एक तातुल कहीं पे आ गया है तो उसमें फिर, और अदालत उज़्मा से तवक्कुआत भी हैं, तो फिर उन्हें वो काम करने दें, बजाय इसके कि अपनी अपनी पसंद के आप जज लगवाना चाहते हैं, अपने अपनी पसंद के आपने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का चेयरमैन लगा दिया था, अपनी पसंद का डिप्टी कमिश्नर लगा देते हैं, अपनी पसंद का कमिश्नर्स और ना मालूम कहाँ पे आपने अपनी पसंद के लोग लगाए हुए हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क को, इस आईन की कोई तौकीर, कोई इज्जत करें और उसके मुताबिक चलें। ये क्या वजह है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप आईन से तहरीफ करते रहें अगर मगर के साथ, और फिर तवक्को करें कि आपकी इज्जत भी की जाए, आपका एहतराम किया जाए? ऐसे नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा इम्तियाज़ कुल साहब, एक बड़ी और जो हैपनिंग हुई, चेयरमैन नैब ने जब इस्तीफ़ा दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से इस फैसले को बड़ा खुशाइन करार दिया गया। फिर उन्होंने भी कहा कि जो सियासी दबाव है वो इसको नहीं देख सकते हैं। अच्छा, शाहिद हकान अब्बासी साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई, बहुत मरतबा कह चुके हैं कि जो नैब है वो सियासी इंतकाम का इदारा है और इसके कुव्वत खाने हैं। आप समझते हैं कि जो नैब का सियासी इस्तेमाल है आज भी ख़त्म नहीं हुआ? क्योंकि हमने देखा है कि चेयरमैन नैब के इस्तीफे के फौरी बाद ही बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा है उनको भी नोटिस जाने का जो सिलसिला है उसका अब वो बढ़ चुका है। जी, ये पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप पे सियासी रहनुमाओं की एक छोटी सोच की अक्कासी है। इससे ज़्यादा इसकी बेहतर कोई तारीफ नहीं की जा सकती है कि एक ऐसा इदारा जिसके पहले चेयरमैन ने यानी जनरल अमजद ने सन 2000 में, मैं इस वजह से वहाँ से एक लिहाज से इस्तीफ़ा दिया था कि ये इदारा आइंदा भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होगा, और उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से को ये मशवरा दिया था कि इसको बंद कर दें। लेकिन 22 साल हो गए हैं, वो इदारा, हर हुकूमत अपोजिशन में जब होती है वो जमातें तो शिकायत करती है कि हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमें निशाना बनाया जा रहा है, और जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उसी इदारे को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुनाफकत का और छोटी जहनीत की एक अक्कासी है, गमाजी है, जिसका जब तक खात्मा नहीं होगा पाकिस्तान यूं ही खलफशार का शिकार रहेगा।
ठीक है। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, कल इजलास भी हुआ वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत, और उसमें जो स्टेटमेंट सामने आई कि मराआत नहीं ली जाएंगी, कैबिनेट का साइज़ क्यों नहीं कम किया जाता है, एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। फिर बात वही की जाती है कि तनख्वाहें उनको नहीं दी जा रही हैं, सिर्फ मुशावरत के लिए रखा गया है, मराआत नहीं मिल रही हैं, तनख्वाहें नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो लेकिन फिर वजारत छोड़ देनी चाहिए, फिर साइज़ कम क्यों नहीं काबीना का, कैबिनेट का होता है, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कमेंट करता हूँ कि जो पहले मैंने बात की कि छोटी जहनियत है और सोच विचार नहीं है हमारे सियासतदानों की अक्सरियत में। अगर इनमें ज़रा सी भी, मतलब अब बुरी बात है कहना कि अकल होती, तो गुज़िश्ता साल फरवरी मार्च में ये अदम एतमाद का सिलसिला ही ना शुरू होता, क्योंकि उस वक्त बहुत वाज़ेह हो गया था कि पाकिस्तान के अपने माली मसाइल आगे आ रहे हैं। उस वक्त ज़ाहिर हो गया था कि रूस यूक्रेन का तनाज़ा शुरू हो चुका था। उस वक्त जाहिर हो गया था कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, यानी बहुत बड़े बहरान सामने आ रहे थे। लेकिन इन लोगों को शेरवानियाँ अचकने पहनने की इतनी जल्दी थी, अपने नामों के साथ वज़ीर आज़म वज़ीर आला का टाइटल लगाने की इतनी जल्दी थी कि बिला सोचे समझे इन्होंने हुकूमत संभाल ली। हालांकि अगर इमरान खान की हुकूमत होती, आज तक वो डिस्क्रेडिट हो चुकी होती, लोग उसके खिलाफ सरापा एहतजाज होते और इन लोगों के लिए दोबारा स्पेस पैदा हो चुका होता। लेकिन कोता अंदेशी, शायद सोच फहम की कमी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सर ये बोझ उठा लिया और आज इनको गली गली सड़क सड़क गालियां पड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, मुल्की सूरत हाल पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ नाजरीन एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, मौशी हालात के हवाले से भी बात करेंगे और दीगर अहम सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो नाजरीन, कायद आज़म ने पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के अज़्म का इजहार किया था और फलाही रियासत बनना तो ख्वाब रह गया, अलबत्ता अब हम एक महंगी रियासत ज़रूर बन चुके हैं, जहाँ महंगाई की शरह 33% तक पहुँच चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद किसी गरीब के घर का बजट और अगर हालात देखें तो शायद उनको अंदाज़ा हो सके कि पाकिस्तानी किस कदर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल काबीना के वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि IMF की तमाम शराइत पूरी की हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि आलमी मालियाती इदारे से जो मुआहिदा हुआ है उसके नतीजे में अब मज़ीद महंगाई होगी। शहबाज शरीफ ने हुकूमती अखराजात में 200 अरब रुपए की बचत के प्रोग्राम के हवाले से भी गुफ्तगू की, बात की, प्रोग्राम सामने रखा और वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने तनख्वाहें और मराआत ना लेने का भी ऐलान किया। मगर साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद महंगाई की खौफनाक खबर भी सुना दी। अच्छा नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि काबीना को किफ़ायत शारी से काम लेना होगा। काबीना की किफ़ायत शारी काफ़ी ज़रूरत इस बात की एक्चुअली कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है या तो मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है, उसको रिलीफ किस तरीके से दिया जाएगा। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि IMF से होने वाले 2019 और मौजूदा मुआहिदे को इंटरनेट पर अगर डालें ताकि आवाम को भी पता चले कि पिछली हुकूमत क्या करके गई है और जो मौजूदा हुकूमत है उनके क्या इक़दाम हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर खाका, साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। मेरी गुफ्तगू यकीनी तौर पर आपने सुनी और कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो स्पीच थी वो भी आपकी नज़र से यकीनी तौर पर गुजरी होगी। इनफ है आप समझते हैं इस वक्त ये ऐलान कर देना कि जो काबीना के अरकान है वो मराआत नहीं लेंगे, तनख्वाहें नहीं लेंगे, जो गरीब आदमी है उसको क्या रिलीफ मिल रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त तो गरीब आदमी के लिए और इवन लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स के लिए, यानी कि जो लोग ऐसी इनकम नहीं अर्न करते कि वो अफोर्ड कर सकें इस महंगाई को में से गुजर जाना बगैर अनहर्ड, उनके लिए तो कुछ भी इनफ नहीं है। ये मैं क्यों कहता हूँ? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त ना सिर्फ महंगाई, एक CPI जिसको हम कहते हैं वो है, जो फूड इन्फ्लेशन है वो 40% से ज्यादा है, रूरल में भी और अर्बन में भी।
असल प्रॉब्लम जो है वो जो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनके लिए कि उनका जो स्पेंडिंग है, जो उनकी इनकम स्पेंडिंग है, उसका एक बहुत बड़ा जो बास्केट है वो जाती है फूड पे। और अगर वही 40% से ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि अगर एक चीज 100 रुपए की थी और अब वो सारी 140 की हो गई है एक साल बाद, उनकी इनकम तो उस तरह नहीं बढ़ी, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कैलोरी इनटेक कम कर देते हैं, यानी कि वो खाना पीना कम कर देते हैं, वो खाने पे खर्चा कम कर देते हैं। यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं या मैल न्यूट्रिशन हैं, यानी कि वो उस तरह डाइट उनको नहीं, उसकी यही वजह। सो हम इनके लिए तो कुछ भी इनफ नहीं है। इनके लिए तो तभी ये इनफ होगा कि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट हो, मुल्क में बहुत सी जॉब्स क्रिएट हो रही हो और हाई इनकम जॉब्स क्रिएट हो रही हो, स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हो रही हो और हम इनको एब्जॉर्ब कर सकें। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होगा कि ये लोग खुद अपनी पॉपुलेशन को कम करें, यानी कि पाकिस्तान में हम 55 लाख बर्थ्स करते हैं हर साल, वो काम हो। सो वो तो एक बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इन द शॉर्ट रन जो काबीना ने किया है वो तो इसलिए किया है कि ऑफ कोर्स जब हम IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करने जा रहे हैं तो बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि हमने बहुत अरसे से नहीं बढ़ाई। बढ़ इसलिए भी रही है कि हमने एफिशिएंसी पे जो काम करना था, यानी कि गैस की मद में जो लाइन लॉसेस हैं, जो बिजली की मद में लाइन लॉसेस हैं, जो बिजली की मद में कलेक्शंस नहीं होती रकूम की, वो हमने काम नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी पॉइंट यहाँ पर काबिल गौर है कि जो काबीना के अरकान है वो मराहत ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये तो नुकात उनके लिए ना, मतलब सियासी रहनुमाओं के लिए एक दूसरे पर तनकीद करने के लिए काफ़ी है। इस वक्त बेचारे जो अवाम है उनको तो शायद इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा कि काबीना में अरकान कुछ ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इस वक्त तो जो उनका सबसे बड़ा मसला है कि उनको कहाँ पर रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, ज़िमनी मालियाती बजट है वो पास हो चुका है जिसमें तंबाकू, लग्जरी आइटम्स पर अब टैक्स लगाए गए हैं और ज़्यादातर जो टैक्स है वो पुरतायुश अशिया पर लगाया गया है और मिनी बजट में कोशिश की गई है कि जो गरीब है उस पर असर ना हो सारे मामलात। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हकीकत है इस स्टेटमेंट में उनकी? देखिए, एक तो समझने की ज़रूरत है कि जो मिनी बजट है उसकी ज़रूरत ही इसलिए पेश आई है कि हमारी टैक्स कलेक्शन में कमी है और हमारी बिजली की जो लॉसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि इनको पूरे करने के लिए आपको IMF ने ये कहा कि आप कुछ और कलेक्शन कीजिए। अब शॉर्ट टर्म में अगेन हर दफ़ा जो मैं ये क्यों कहता हूँ कि जब आप शॉर्ट टर्म के मेजर्स लेते हैं तो आप जो कलीदी मेजर्स हैं, यानी कि जो फंडामेंटल चीजें, आप ये नहीं कह सकते कि हम नए टैक्स पेयर ढूंढेंगे, क्योंकि आप 4 महीने में नए टैक्स पेयर नहीं ढूंढ सकते। नए टैक्स पेयर वो लोग हैं जो रिटेल सेक्टर है, जो टैक्स नहीं देता इस वक्त में, वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है जिसको हम टैक्स नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, हम और आप जो ऑलरेडी टैक्स नेट में, हम इन्हीं से टैक्स लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप GST यानी कि जनरल सेल्स टैक्स है, आप जाती हैं, आप कोई चीज खरीदती हैं, आप 17% देती हैं उस पर टैक्स। कोई आम आदमी जो आपकी तरह नहीं कामयाब मीडिया प्रोग्राम करता, वो भी जब वो खरीदता है और उसकी तनख्वाह आपसे 1/3 है तो वो भी 17% दे रहा है। अब उसको हमने 18% कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी को कहें कि हम कोई बोझ नहीं डालेंगे। बोझ तो हर सूरत जो है वो आम आदमी पे पड़ेगा। जरूर ये कोशिश की गई है कि ये GST के अलावा जो मेजर्स दिए गए हैं कि उसका जो बोझ है वो आम आदमी पे ना पड़े, ये बात दुरुस्त है उनकी। बट ये एक बहुत ही छोटे मेजर्स हैं जो अभी आम आदमी को तकलीफ नहीं दे रहे। असल मेजर्स हैं गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और उनकी वजह से होने वाली महंगाई, चाहे वो साबुन महंगा हो, शैम्पू महंगा हो, गाजर महंगी हो। और दूसरी ये चीज़ है कि फ्लड्स की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हुआ, तो मुझे कल ही कोई बता रहा था कि इवन रमज़ान आने वाला है तो लोग बहुत बात करते हैं फ्रूट और फ्रूट चाट की, मतलब केलों जैसी चीज़ें जो हैं वो 500 से 800 रुपए दर्जन है। अब इसको ठीक करने के लिए जो काबीना को इसके साथ साथ करना चाहिए कि सप्लाई ऑफ फूड बेहतर करें। अगर सप्लाई ऑफ फूड बेहतर होगी तो ये जो आप कहते हैं ना कि उसने होर्डिंग कर ली, उसने उसको रोक लिया, वो खत्म होगा।
और इसके साथ साथ IMF के साथ मुआहिदा इसलिए जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो आप बातें कर रहे हैं, हम देखते हैं कि दुनिया भर में जब रमज़ान होता है या कोई फेस्टिवल होता है या क्रिसमस होता है तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सेल्स लग जाती हैं उनके किसी भी इवेंट पर। हमारे यहाँ जब हमारा सबसे बड़ा इवेंट आता है जो कि रमज़ान है, तो हम देखते हैं कि अशिया मार्केट से गायब हो जाती हैं, लीमू नहीं मिलता, दीगर ज़रूरी जो अशियाएँ वो नहीं मिलती, फलों की कीमतें बढ़ जाती है, अब हर चीज़ महंगी हो जाती है, जो शरबत है, मीठे शरबत वो महंगे हो, हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ तो ये निज़ाम मुश्किल लग रहा है, बेहतर होगा। तो ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो महंगाई है और ये जो हमारी रविश है, जिस तरह हम जिंदगी गुजारते हैं, इसको ठीक हमने ही करना है। इसको सरकार एक हद तक ठीक कर सकती है। सबसे बढ़ के इस वक्त अगर आपने इस महंगाई से गुजरना है और आपने कम तकलीफ से गुजरना है, अगर आप जिस भी तबके से ताल्लुक है, जो इनकम ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो आप बिजली कम यूज कीजिए, गैस कम यूज कीजिए, पेट्रोलियम कम यूज कीजिए, और जो हजरात डील करते हैं सप्लाईज में, उनको हम हमेशा ये कहते हैं कि ये वो वक्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें और आप क्वांटिटी पे पैसे बनाएं, ना कि कम सप्लाई करके महंगी चीज बेचकर पैसे बनाएं। तो ये तो वो रविश है जो हमें एक सोसाइटी को वैसे ही तालीम और तरबियत के जरिए ठीक करना है। आई थिंक ये वो दूसरा लॉन्ग टर्म काम है जो पाकिस्तान में होने वाला है। सो आप देखिए कि मैंने आपसे जो भी गुफ्तगू की है, मैं इसको अच्छा समझता हूँ कि हुकूमत ने कहा कि हम मरात नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे, फर्स्ट क्लास नहीं ट्रैवल करेंगे, बट असल कलीदी काम और है पाकिस्तान में। जो नुकसानात हमारे ये जो एलिफेंट्स हैं, जिनको आप PIA कहें, डिस्कोस कहें, जो ये करते हैं, इनसे निकलना है। हमने मुल्क को ऐसी राह पे डालना है कि जो एक सस्टेनेबल राह हो, जिससे ये चीजें जिंदगी भर के लिए ठीक हो, हमारी आने वाली जनरेशन से कह सकें कि हम वो काम करके गए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस बहरान का हम जिक्र कर रहे हैं, ये मुमकिन कैसे होगा? प्राइवेटाइजेशन इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से हम उसकी बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन उसको होने नहीं देती है। जो नून लीग है अभी हुकूमत में है, जब ये ऑपोजिशन में आते हैं तो फिर यूनियंस के साथ मिल जाते हैं, मामला वहीं पर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो आप सही कह रही हैं। मैं अगेन यही कह रहा हूँ कि काम सारा जो है हम लोगों ने खुद करना है। खुद से मतलब है कि इसका कोई IMF से, कोई वर्ल्ड बैंक से ताल्लुक नहीं है। अगर हमने अपने हालात ठीक करने हैं तो सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपने तई मेहनत करनी है और हमें वो प्लान्स प्रेजेंट करने हैं जिनसे हमें दिखाई दे कि अगले 5 साल जब इलेक्शन हो जाएंगे तो अगले 5 साल पाकिस्तान के लिए एक बेहतर हुकूमत, एक बेहतर तर्ज हुकूमत, एक वो हुकूमत जिसमें कोई कॉम्पिटेंस लेवल अब से बेहतर होगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में पिछले कई दिहाइयों में हमने हाई कॉम्पिटेंस लेवल देखा है, और कॉम्पिटेंस पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है जो कि ये काम नहीं कर पाता जिनका हम आपसे जिक्र करते हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो एनर्जी के लॉसेस हो। लेकिन अगर एनर्जी के लॉसेस ज्यादा होंगे तो बिल ज्यादा आएंगे, बिकॉज अगर मैं बिल नहीं दूंगा तो किसी ने तो वो बिल देना है, तो वो आप देंगी, आपके कैमरामैन देंगे, आपके प्रोड्यूसर देंगे। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब तक हम इस निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, महंगाई ठीक नहीं होगी, वरना वो बढ़ती ही रहेगी। अच्छा डॉक्टर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अब चूँकि IMF से तकरीबन डील मुकम्मल हो चुकी है, शराइत भी पूरी हो चुकी हैं, दोस्त ममालिक से गारंटियाँ मिलने की अब उम्मीद अब की जा सकती है, वहाँ से मदद अब उसकी तवक्को की जा सकती है। अच्छा, कल शेख रशीद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे प्रोग्राम में, और एक ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने शेयर की, तफसीलात में वो नहीं गए। अगर आपके पास भी सवाल से कोई इनसाइड स्टोरी है, आई एम श्योर आपकी भी नज़र है, गहरी नज़र तमाम तर मामला पे, ये बस सही कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत वर्स्ट हो चुके हैं, आने वाले दिनों में हमें उसके असरात भी दिखाई देंगे। तो क्या यही वजह है कि मदद भी नहीं हो पा रही है दोस्त ममालिक से, या कोई और रीज़न है? दोस्त ममालिक से मदद जो है ना आने की सबसे बड़ी वजह IMF का प्रोग्राम का डिले रहा है। डिले से मतलब है कि ये 9th रिव्यू एक उनका होता है, वो कंप्लीट होना है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना की तरफ से मैं आपको एक न्यूज़ ये दे सकता हूँ कि चाइना की तरफ से एक थोड़ी सी बेहतर न्यूज़ है। उन्होंने हमें एक $700 मिलियन हमने उनके वापस किए थे। इसको वापस किए हुए 3-4 माह हो गए हैं, और अमूमन इतना अरसा लगता नहीं है। ये कमर्शियल लोन्स होते हैं, यानी कि बैंक ऑफ चाइना का एक लोन है हमारे पास, वो वापस हुआ था। मेरा ख्याल है कि यहाँ जुमे को या मंडे को ये $700 मिलियन चाइना से वापस आ जाएगा। सो ऑन दी अदर हैंड मैं ये समझता हूँ कि जैसे IMF की डील की तरफ बढ़ रहे हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज के पैसे आने हैं
वो शायद उस रफ्तार से तो ना आए, उस क्वांटिटी में ना आए, बट आने शुरू हो जाएंगे। सो जो हमारे रिजर्व्स यानी कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हैं, उन पे जो प्रेशर है वो मेरा ख्याल है टूटना शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि वो प्रेशर से बाहर आ जाएंगे और कोई हम बहुत रिजर्व्स बिल्ड कर लेंगे, बट जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो टूटना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब, साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना, हमारे साथ कॉन्वर्सेशन थे और जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उस हवाले से कमेंट भी कर रहे थे। और नो डाउट के मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जो इकनॉमिक माशी सूरत हाल है वो इस वक्त मुश्किल तरीन है, लेकिन हमें भी अपनी जो ज़रूरियात है उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो टाइम है आने वाला वो अब काफ़ी टफ है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक वक्फे का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, मजीद सेगमेंट्स आपके सामने रखेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें वो खातून वास्ते दे रही है कि उन्हें और उनके बच्चों को सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल से छुड़वाया जाए। मगर चंद रोज़ कबल ज़िला बारखान में एक कुएं से गिरानाज और उनके 2 बेटों की लाशें मिलती हैं। उसका इल्ज़ाम सूबाई हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो तर्जुमान हैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, उन पर लगाया जाता है। और पुलिस ने अपनी मुद्दत में पहले तो पर्चा नामालूम अफराद के खिलाफ काटा, मगर बाद में अब्दुर्रहमान खेतरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले इस कहानी में अजीबो गरीब मोड़ भी आया, उस हवाले से भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस वक्त पूरे अपडेट है, हुआ क्या है, किस किस की गिरफ्तारी अमल में लाई है। लेकिन इनाम खेतरान जो कि अब्दुर्रहमान खेतरान के साहबजादे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। इनाम बताइएगा कि आपकी वालिद से क्या झगड़ा है, ये बात यहाँ तक क्यों पहुंची, फैक्ट क्या है, पूरी क्या मामला चल रहा है? देखिए, मैं 100% मेरे वालिद साहब से झगड़ा सिर्फ इंसाफ का है, इंसाफ और नाइंसाफी का है। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उनको ये मना करने की कोशिश की कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, और उस पर उन्होंने मुझे थ्रेट भी किया, मुझे ये भी थ्रेट किया कि मैं आप पे दहशतगर्दी के पर्चे करा दूंगा, आपके सर में गोली मार दूंगा, आपको गुम कर दूंगा। तो ये बेसिकली रीजन ये बनी, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती होती एंड में आके एक जगह पे आके मैंने भी रेजिस्ट किया और उनने भी जो उनकी ताकत थी उनने वो किया। अच्छा ठीक है, ये जो भी इशू है आपका फैमिली इशू है, ये इसमें जो नाज है उनके बच्चे हैं वो पूरे मामले में कैसे इन्वॉल्व हुए, आप लोगों के कब से मुलाजिम थे? मिस देखें, ये मुलाजिम कब से थे मैं आपको एग्जैक्ट कह नहीं सकता। मुझे ये पता है कि तकरीबन कोई 6 महीने 8 महीने या साल से हम लोग के घर पे काम कर रहे थे। 2019 में सरदार अब्दुर्रहमान ने मेरे ऊपर 2 FIR करवाई, मतलब अपने भाइयों में बागी बनना या रजिस्ट करना या जो भी आप कह सकती हैं। तो उसमें जो खान मोहम्मद है उसको गवाह बनाया गया, वो FIR की कॉपीज भी मेरे पास मौजूद है। उस पर खान मोहम्मद ने रजिस्ट किया कि बाप बेटे का मामला है, मैं बीच में गवाही नहीं दूंगा, झूठी गवाही नहीं दूंगा। तो उसने सरदार अब्दुर्रहमान ने उनकी फैमिली को यरगमाल बना लिया और कहा कि आप अगर गवाही नहीं दोगे तो मैं आपकी फैमिली आपको वापस नहीं करूंगा। ठीक है, आपके वालिद अब्दुर्रहमान आप पर साजिश का इल्जाम आयद कर रहे हैं, आपकी उनसे कोई बात हुई, मीडिया पर आपने उनको कुछ जवाब दिया है, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, आप पर संगीन इल्जाम लगाया गया है? नहीं, कार्रवाई तो ऑब्वियसली मुझे लाइफ सेट्स हैं, मुझे पता है कि अगर आने वाले वक्त अगर मुझे कुछ होता है तो वो अब्दुर्रहमान खेतरान ही करवाएगा और तो कोई नहीं करेगा। उनकी गिरफ्तारी इस वक्त अमल में लाई जा चुकी है, पहले नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काटी गई, फिर उन्होंने गिरफ्तारी अपनी दे दी, कंफर्मेशन करेंगे इस बात की? जी बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, बट वो गिरफ्तारी एक खानापुरी है, एक डिस्गाइज है बेसिकली अवाम को सिर्फ ठंडा करने के लिए। देखें, केस में कहीं पे भी उनका नाम इंडक्ट नहीं हुआ, आपको पता है, मुझे पता है, अगर आप इफ यू आर नॉट इंडक्टेड इन एन FIR तो आपको किस बुनियाद पे पुलिस अपने पास रख सकती है? उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार होगी, ये तो बिल्कुल ही बेगुनाह, उनको क्लीन चिट देके घर रवाना कर दिया जाएगा। अच्छा इनाम, कल रात को भी इत्तलात सामने आ रही थी कि कुछ अहम बाजियाबियां हुई हैं, क्या आप इस हवाले से कंफर्म करेंगे? जी बिल्कुल, कल रात का तो नहीं, आज सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे शेर मोहम्मद मरी हैं, बहुत ही काबिल अफसर हैं, लेवीज फोर्स के रिसालदार मेजर हैं, उनने सुनने में ये आया कि उनने कहीं पे छापा मारा है कोलू में और उनके खान मोहम्मद मरी के 4 बेटे, 1 बेटी और एलिया को अपनी तहलील ले लिया और बाजियाब कराया है, जो अभी थोड़ी देर तक मीडिया पे भी आई थिंक आ जाएंगी, घंटे 2 में। अच्छा, अब इनाम, जो लाशें इससे पहले कुएं से सामने आई हैं वो भी एक अभी मुअम्मा बना हुआ है, वो किसकी है, शनाख्त के हवाले से काफ़ी सवालात हो रहे हैं,
कोई एक आपको लग रहा है कि मामले को उलझाया जा रहा है थोड़ा सा? जी ऑब्वियसली मिस 100% मामले को जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट जो मेल हैं, जो दो कत्ल हुए जो लड़के हैं, एक नाबालिग था जो आई थिंक हिज एज वाज लाइक 15 और 16 इयर्स, और दूसरा 21-22 साल का था। वो तो कंफर्म खान मोहम्मद मरी के बेटे हैं। जो फीमेल हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन तकरीबन 70 to 80% इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है विद वीडियो एंड पिक्चर्स, जो फेसबुक पे इंशाल्लाह 3 बजे तक अपलोड करके 22 करोड़ आवाम को सच्चाई बताऊंगा कि ये लड़की कौन थी, किस वजह से आई और इसकी रीजन क्या थी। ठीक है, अच्छा ठीक है। आपके जो वालिद साहब हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि इख्तलाफात इसलिए हैं कि आप नए सरदार बनना चाहते हैं, वो आपके बड़े भाई जो वालिद के बाद कबीले के वो सरदार हो सकते हैं, आप उनको अपना सरदार मानते हैं? देखिए मिस, सरदार मैं नहीं, हमारी जो 2 लाख कौम है वो उनको मानती है, वो एक स्टेटस है जो उनको दिया गया है, मेरी तरफ से नहीं, इनहेरिटेड नहीं, वो उनको हमारी कौम ने दिया है। बेसिकली मरी, खतरान और लूनी, ये 3 बहुत बड़ी कौमें हैं। इनमें तुमनदारी का सिस्टम होता है। हमारे 400-500 साल से कानून है कि जब एक सरदार मरता है तो जो नेक्स्ट सरदार होता है वो कौम सेलेक्ट करती है, सॉरी इलेक्ट करती है, सेलेक्ट नहीं करती। वो आपकी फैमिली से कोई भी हो सकता है, मतलब मेरे भाइयों में से कोई हो सकता है, मेरे कजनों में से कोई हो सकता है, हमारी फैमिली में से कोई भी हो सकता है। तो ये कंफर्म 100% है ही नहीं, सरदारी सरदार साहब की है ही नहीं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने बड़े बेटे को दूंगा या मुझे देंगे या किसी और को देंगे। ठीक है इनाम, जैसा कि आपने बोला कि लाइव थ्रेट्स हैं, आपको कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज कुछ? जी देखिए, पाकिस्तान में, इनफैक्ट बलूचिस्तान में, अगर आप हक, इंसाफ और सच के लिए निकलते हैं ना, तो आप ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकते, ये मुझे पता है, ये कंफर्म बात है। और मुझे ये भी कंफर्म है कि सरदार अब्दुल रहमान मुझ पे अटेम्प्ट करेगा, 1000% अटेम्प्ट करेगा। अब देखते हैं कि मेरा नसीब कितना अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इनाम खैतरान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। मोहम्मद काजिम, ब्यूरो चीफ कोयटा, इस वक्त हम कॉन्वर्सेशन है उनसे मज़ीद बात करते हैं। कासिम बताइएगा, अब मामले में मज़ीद क्या तहकीकात हो रही हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या हकाइक सामने आए हैं? देखिए, सरदार अब्दुल रहमान खैतरान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त क्राइम्स ब्रांच पुलिस के हवाले है। अब ये मामला क्राइम ब्रांच पुलिस के हवाले किया गया है। तो अब तहकीकात के हवाले से उनसे मतलब पूछगछ का सिलसिला जारी है। ताहम दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जो खान मोहम्मद मरी हैं उनकी बीवी, बेटी और 4 बेटे वो बाजियाब हो गए हैं। वहाँ कोलू में रसालदार मेजर है शेर मोहम्मद मरी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उनकी बीवी, बेटी और 2 बेटे वहाँ कोलू में लेवीज लैन में हैं, जबकि 2 बेटे भी बाजियाब कराए गए हैं। मोहम्मद कासिम, जो लाशें बरामद हुई हैं वो किसकी लाशें हैं, उनकी शनाख्त हो पाई है अब तक? मामला क्योंकि सुलझता नहीं, उलझता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और खातून और अगर बच्चों की बाजियाबी हो गई है तो क्या वो इस वक्त फरार हैं? उनको भी लाइव थ्रेट्स है, मीडिया पर क्यों नहीं आए अभी तक? देखिए, मीडिया पे तो उधर रसाई नहीं है और अभी तक वहाँ जो इंतज़ामिया के लोग हैं उन्होंने उनको मीडिया के सामने नहीं लाया है। जहाँ तक लाशों की बात है, वो इधर धरने में जो है ना वो यहाँ रखे हुए हैं लाशों को, और कल यहाँ कोयटा में सिविल अस्पताल में उनकी पोस्टमार्टम की गई थी। अब उनमें 2 मर्द हैं और 1 खातून है। जो पुलिस सर्जन है सिविल अस्पताल कोयटा की डॉक्टर आयशा फैज़, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि जो खातून है वो बड़ी उम्र की नहीं है, बल्कि उसकी उम्र 17 से 18 साल तक है। और उनका ये कहना था कि अगर ये खान मोहम्मद मरी की फैमिली से हुई तो हो सकता है कि ये उनकी बेटी हो, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं है। उन्होंने कहा कि DNA के सैंपल लिए गए हैं उनके भी, और जो 2 नौजवान लड़के हैं वो मारे गए हैं उनके भी, और उनको जो है ना भेजा गया है। उसके बाद बाकायदा इसकी तस्दीक होगी। ठीक है, मोहम्मद कासिम, पूरे मामले को लेकर इंसाफ के लिए बड़ी तादाद में लोग भी निकले हैं यहाँ पर। एहतजाज की सूरत हाल भी हम इस वक्त देख रहे हैं, क्या मनाजर है एक्चुअली? देखिए, अभी सुबह में यहाँ दरनगाह में लोगों की अभी तक तादाद कम है, लेकिन वो अभी उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और रात तक जो है ना वो अच्छी खासी तादाद लोगों की यहाँ जमा होती है। बलूचिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने धरने की शुरा से ज़ाहिर यकजहती की है और उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की है और ये मुतालबा किया है कि इसके हवाले से इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ।
ठीक, तो इसके ठीक है। अब मोहम्मद कासिम बताएगा कि इस वक्त क्या इतलात हैं, इनके बेटे की भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है या नहीं पुलिस की जानिब से, और दूसरा जो खान मोहम्मद मरी है ये मंजर आम से इस वक्त गायब हो चुके हैं, कोई इतलात है, कहाँ पर हैं? देखिए वो अपना जो लोकेशन है वो नहीं बता रहे, लेकिन सुबह भी उनसे मेरी बात हुई थी। अच्छा। और उन्होंने बताया था कि वो उस वक़्त तक इस बात की तस्दीक करेंगे जब उनकी बीवी, बेटी और 4 बच्चों को यहाँ दरना के मुकाम पर लाया जाए। हाँ। और वो उनको देखें, फिर वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि ये उनकी बेटी, बीवी, बेटी और 4 बेटी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम, ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो थोड़े से इस वक्त उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस हवाले से अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मज़ीद भी कोई अगर अपडेट होगी पूरे मामले में तो यकीनी तौर पर हम इसको कवर करेंगे, आप तक ज़रूर हक़ाइक़ पहुँचाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अब बात करेंगे उस सेगमेंट की जिसका आई एम श्योर आपको भी इंतजार है। PSL आज के 11वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद नाजरीन शिकस्त दे दी। अब्बास आफरीदी ने आखिरी ओवर में 2 छक्कों 2 वाइट बॉल्स के बावजूद 22 रन नहीं बनने दिए। इमाद वसीम ने टॉस जीता और रिजवान 11 को बैटिंग की दावत दी। हालांकि उनके इस फैसले पर खासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि क्यों इमाद ने रिजवान 11 को बैटिंग की दावत दी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान अगर पहले बैटिंग करती है तो वो एक बड़ा स्कोर ऐड कर देते हैं जिसको फिर चेस करना बाद में मुश्किल हो जाता है। फिर बाहर हमने देखा मुल्तान सुल्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान की क्या शानदार इनिंग्स रही, 85 रन का आगाज फराहम किया। शान मसूद 33 गेंदों पर 6 छक्कों और 1 छक्के की मदद से, चौकों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। फिर मोहम्मद रिजवान ने 19 सेंचुरी मुकम्मल अपनी की और कल प्लेयर ऑफ द मैच भी वो करार पाए। बहरहाल PSL के जितने भी अभी तक मैचेस हुए, अगर कहा जाए कि कल का होने वाला मैच अब तक का सबसे ज्यादा सनसनीखेज दिलचस्प मैच था, तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। कराची किंग्स ने बड़ी कोशिश की लेकिन हमने देखा कि बहुत ही मामूली रन से वो अब उनको जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन एनालिस्ट इमरान मानी। इमरान मानी, मुल्तान सुल्तान इज ऑन टॉप इस वक्त, बड़ी ज़बरदस्त हर गेम उनकी बड़ी कैलकुलेटेड, रिजवान की कप्तानी, प्लेयर्स आर इन फॉर्म, मज़ेदार मैचेस। नो डाउट, बिल्कुल। इस वक्त अगर आप मुल्तान सुल्तान्स का रिदम देखते हैं, मतलब एक होता है जीतना, एक होता है बड़ा माइलेज के साथ जीतना। तो आप अगर मुल्तान के मोस्टली मैचेस देखें, जितने भी मैचेस आ रहे हैं, तो मुल्तान उसको इसी तरीके से लेके जा रही है कि वो जिस तरह मुल्तान जीत रही है। जो भी मैच आप देखें, खासतौर पे अगर कल के मैच की हम बात करते हैं तो मुल्तान ने जिस तरह से स्टार्ट किया, रिजवान का सेंचुरी करना, मतलब इस वक्त जो उनके 2 प्लेयर्स हैं, एक रिजवान और एक रेली रोसो, ये आप देखें कि हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। और नो डाउट के मुल्तान की, जैसे आपने इस सीजन की बात की, सिर्फ इस सीजन में नहीं, अगर आप लास्ट सीजन देखते हैं तो लास्ट सीजन की भी जो सबसे सक्सेसफुल टीम थी नंबर ऑफ मैचेस के हिसाब से, वो मुल्तान थी। नो डाउट के टाइटल जो है वो लाहौर जीती थी, बट जो नंबर ऑफ मैचेस थे उसके हिसाब से मुल्तान आगे थी। और इस मरतबा भी मुल्तान, क्योंकि देखें उनका जो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग भी है प्लस अच्छे टच में है। रिजवान हो गए, रोसो हो गए, जेम्स विंस हो गए, फिर शान मसूद ने कल स्कोर कर दिया। जब आपके टॉप पे स्कोर हो रहा होता है फिर आपके लिए चीजें सेटल डाउन होती चली जाती हैं। बॉलिंग में, हालांकि आपको एक बात बताऊं कि मुल्तान बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बॉलिंग में, कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। जैसे शाहनवाज दानी थे, शाहनवाज दानी अनफिट हो गए, अब उनके पास एहसानुल्लाह है या अब्बास है या दीगर बॉलर्स हैं, तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी इतना डेप्थ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा, जितनी मैंने देखा है कि जितना सपोर्ट कराची किंग्स वालों को मिलता है, कराची वाले जितना सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, अग्रेसिव हो जाते हैं भाई, पोजेसिव हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी टीम को लेकर भरपूर सपोर्ट करते हैं। क्या वजह है कि कराची किंग्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा? कल रात से एक महाजराई हो रही है शोएब मलिक के अगेंस्ट, तो ये कहा जा रहा है कि भाई शोएब मलिक की वजह से कराची किंग्स हार रहे हैं।
नॉट ओनली शोएब मलिक, यहाँ पे आप देखें इनके दो बैट्समैन जो थ्रू आउट परफॉर्म नहीं कर रहे, शोएब मलिक और हैदर अली। शोएब मलिक ने एक मैच में परफॉर्म किया था, उसके बाद अभी आप देखें कल भी शोएब मलिक ने, उससे पहले विंस जब खेल रहे थे आप उस वक्त लग रहा था कि मुल्तान इजीली ले जाएगा, यानी पावर प्ले के अंदर 70+ स्कोर उन्होंने कर दिया और लग रहा था कि मैच उनकी ग्रिप में है। लेकिन हैदर अली और शोएब मलिक आए, उसके बाद मोमेंटम स्लो हो गया, दोनों ने डॉट बॉल ज्यादा खेले, ज्यादा यानी डिफेंसिव खेले और फिर हैदर अली ने जो सबसे बड़ा जो वारदात की वो जेम्स विंस को रन आउट करा दिया। अब वो रन आउट हुए, वहां से चीजें उसके मार्जिन बड़ा कम मिल रहा है, बहुत कम मार्जिन से हार रहे हैं। उसके देखें उनका अगर देखें लोनली फाइटर जो है वो है इमाद वसीम, वो बहुत अच्छा। इमाद का फैसला हुआ उस पर भी मैं कल से देख रही हूं, मुल्तान सुल्तान जो रन का एक ढेर लगा देते हैं, ओपनिंग बड़ी स्ट्रांग है। आप देखें एक ट्रेंड देखें इस खासतौर पे पीएसएल में देखें या सब कॉन्टिनेंट में जो क्रिकेट होती है, इसमें आम तौर पर ये होता है कि टीमें जो है बाद में चेज करने को तरजीह देती है। उसकी एक वजह ये भी है कि देखें जो कराची है, कराची के पास अच्छा डेप्थ है, कराची के पास बैटिंग की अगर हम बात करते हैं उसके पास इतना डेप्थ है कि वो इजीली और ये देखें ना कि कराची माइनर से डिफरेंस है, 3 मैचेस जो है बड़ा क्लोज जाके आ रहे हैं। कल भी मैच उनके हाथ में था, लेकिन यहाँ सवाल मैं एक ये करूंगा जो कोई बात नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती है, एशिया कप का सेमीफाइनल खेलती है या फाइनल खेलती है, बड़ी बातें होती है। ये नहीं कहा जाता पाकिस्तान फाइनल खेला है, ये कहा जाता है पाकिस्तान फाइनल हार गया। अब इमाद वसीम से भी तो कोई पूछे ना, इमाद वसीम से कि आपको 4 रन रह जाते हैं आप हार जाते हैं, आपको 6 रन रह जाते हैं आप हार जाते हैं, यहां भी तो कि ये सवाल करे ना कि अब कहां है कप्तानी, एफर्ट कितनी अच्छी, गेम कितनी अच्छी रही, कोशिश कितनी अच्छी है। मैं बात कर रहा हूं उन माइंड्स की, उन जो मतलब चीप माइंड्स की मैं बात कर रहा हूं कि जो मतलब मखसूस एजेंडा बेस्ड जो काम करते हैं कि कभी वो बाबर के अगेंस्ट, कभी रिजवान। अब कल की बात करें, कल रिजवान शुरू में स्लो खेल रहे थे तो उसके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। रिजवान तो एक अलग ही रिजवान दिखाई दे रहे हैं, वही कह रहा हूं कि नहीं, रिजवान आपको पता है कि इस वक्त आपके T20 क्रिकेट के मतलब दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स में से हैं। और आप देखें कि नॉट ओनली कि इस पीएसएल में, पहले भी पीएसएल में देखें रन्स के अंबार लगाए हुए, इस पूरे पीएसएल में थ्रू आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद ना सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कप्तानी की भी बहुत चर्चा है कि कप्तानी के जो उनके डिसीजंस और ओवरऑल वो एक ग्रिप, एक कॉन्फिडेंस इस वक्त मोहम्मद रिजवान मतलब मैंने वही आपसे बात की कि देखें अभी मुल्तान के पास इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइन नहीं है, इतनी, उसके बावजूद उस बॉलिंग लाइन को लेकर चल रहे हैं। बैटिंग है जो शान भी अच्छा इजाफा करते हैं, रिजवान भी फिर अच्छा। अब हम अगर कराची किंग्स की बात करें तो आपको लग रहा है कराची किंग्स आगे क्वालिफाई अब करेगा या कराची के लिए सूरत मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि आप 4 मैच लूज कर चुके हैं तकरीबन। अभी वैसे तो ओपन है, बहुत ओपन है, लेकिन तकरीबन उनके लिए जो सिचुएशन आ गई है डू और डाई वाली आ गई है कि अब उनको लूज नहीं करना है, क्योंकि जहां वो लूज करेंगे वहां वो। दूसरी कौन सी टीम आपको इस वक्त खतरे में दिखाई दे रही है? अभी देखें, अभी फैसला होगा, मैचेस आज अभी कराची के अलावा तो सिर्फ कराची है जो डेंजर जोन में लग रहा है हमें। बाकी टीमें अभी तक मैचेस होने भी हैं, बहुत यानी पेशावर असल में भी अच्छा गेम एक हमें उनका भी बाबर आजम की कप्तानी में वो भी हमें फॉर्म में पेशावर का भी एक प्रॉब्लम है। पेशावर नो डाउट 2 मैच जीती है और अच्छा खेला है, बैटिंग में अच्छा है। पेशावर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है बॉलिंग का, उनका भी सेम वही मसला है। मतलब उनकी बॉलिंग लाइन में कहूंगा वो उससे भी ज्यादा पथेटिक है जो मुल्तान की है। कि आप ठीक है, एक वहाब रियाज एक बड़ा नाम है, लेकिन वहाब रियाज भी ही इज नाउ 36 और 37 ईयर्स ओल्ड, बाकी उनके पास कोई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बॉलिंग में। फिर उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है नो बॉल्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसके अलावा जो एक्स्ट्राज दे रहे हैं, एक्स्ट्राज ज्यादा दे रहे हैं, इन चीजों पे इनको और एक चीज यहाँ सॉरी मैं एक ये भी साथ में ऐड कर दूं कि ये समझ नहीं आ रहा, ये चीज देखनी पड़ेगी, ये बिल्कुल पीसीबी को भी या जो कोचेज हैं कि इस पीएसएल में एज कंपेयर टू प्रीवियस इवेंट्स एक्स्ट्रास बहुत दिखाई दे रहे हैं। नो बॉल्स, वाइड बॉल, क्रूशल स्टेज के ऊपर जो है नो बॉल्स हो रही हैं, क्रूशल स्टेज के ऊपर वाइड बॉल हो रही हैं, मतलब ये बड़ा एक अलार्मिंग सी चीज है। अच्छा, शोएब मलिक का हम जिक्र कर रहे थे, कराची किंग्स की शिकस्त का हम जिक्र कर रहे थे। शोएब मलिक जो है वो को सारा ब्लेम किया जा रहा है, क्या करें, हमारी हमदर्दी भी है उनके साथ। सानिया मिर्जा उनकी अहलिया, वो तो अब रिटायरमेंट का जनाब वो ऐलान कर चुकी है। शोएब मलिक अब रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जब तक मेरी वालिदा साहिबा ने कहा है कि जब तक वो कहेंगी तब तक तो मैं खेलता रहूंगा। अब उनकी मर्जी है, वो वालिदा की मान ले या बेगम की मान ले। अब ज़ाहिर बेगम साहिबा तो बैठ गई। मेरा ख्याल है कि शोएब मलिक को भी अब डिसीजन लेना चाहिए कि अब ये कहा जाता है, एक बात ये कही जाती है कि शोएब मलिक की फिटनेस बहुत अच्छी है। आप एक बात बताएं, हमें उनसे सीधी सी बात है, पहलवानी नहीं करवानी है, आपने क्रिकेट खेलनी है। अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो ठीक है। लोग हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब प्लेयर टीम में नहीं होता, नेशनल टीम से बाहर होता है, तो उसको हम बहुत ज्यादा हम बात कर रहे होते हैं कि वो कह रहे हैं कि
मैं फिट तो हूँ लेकिन मैं एंजॉय भी बहुत कर रहा हूँ गेम। आप एंजॉय करें, दूसरे एंजॉय नहीं करें तो फिर क्या मसला है? अगर आपके फैंस एंजॉय नहीं कर रहे, आपकी टीम एंजॉय नहीं कर रही, तो फिर फायदा क्या? आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए नहीं खेलते क्रिकेट। जब आप खेलते हैं आपको दूसरों को भी एंटरटेन करना होता है। जैसे कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो जब स्टेज पर आता है तो सामने वालों को भी एंटरटेन कर रहा होता है, तो आपने भी दूसरों को भी एंटरटेन करना होता है। नो डाउट कि उन्होंने बहुत सर्व किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि एक टाइम होता है हर क्रिकेटर का। ठीक, अच्छा आज का अब मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, कौन सी टीम का पलड़ा भारी लग रहा है? ऑनेस्टली बेहतर टीम जो है वो इस्लामाबाद। अगर ऑन पेपर आप देखते हैं, स्ट्रेंथ वाइज देखते हैं, मतलब उनके जितने भी स्ट्रेंथ वाइज टीम या स्ट्रॉन्ग टीम तो कराची के हवाले से भी बात हो रही थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बात हो रही थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी, लेकिन हम फैक्ट्स कुछ और देख रहे हैं। इस्लामाबाद की एक बड़ी चीज पता है क्या है? इस्लामाबाद का टीम वर्क अगर हम देखें, कलेक्टिव एफर्ट अगर देखें, आप देखें पिछला मैच जीते वो, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, 30, 25, 28 इस तरह का कंट्रीब्यूशन था और वो एक बड़ा टोटल सेट कर दिया। क्या है? टीम एफर्ट है। और इस्लामाबाद के बारे में एक फैक्ट बताता चलूं कि इस्लामाबाद का स्ट्राइक रेट जो होता है, अभी तक पीएसएल के थ्रू आउट द हिस्ट्री सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो इस्लामाबाद का है। चाहे आप पाकिस्तानी कंडीशंस की बात करें, चाहे तो आज के मैच में आप प्रेडिक्ट करेंगे जो फेवरेट इस्लामाबाद स्लाइटली मतलब कि वो उनके मेरा ख्याल है ऑन मतलब ग्राउंड में क्या होता है उसमें क्या होता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसमें उनके सारे एरियाज पे टिक हुआ है। इस्लाम जो पेशावर है, पेशावर का प्रॉब्लम है बॉलिंग, बैटिंग ठीक है, पेशावर की बॉलिंग क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इस्लामाबाद के जितने भी एरियाज हैं वो सिक्योर हैं। अच्छा, कौन सा रॉ इस वक्त टैलेंट आपको दिखाई दे रहा है पीएसएल के मैचेस में? जैसे कि एहसानुल्लाह का हमने जिक्र किया, उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त रही, देख रहे हैं, तारीफ भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है। इसके अलावा अब तक क्योंकि काफी मैचेस हो चुके हैं, एहसान नो डाउट के एहसान नजर आए, एहसान में बड़ा स्पार्क नजर आया। एहसान के बाद अगर हमें नजर आए तो वो साइम अयूब हैं। साइम अयूब जो है उनकी बैटिंग पे बड़ी बात हो रही है, बल्कि बाज़ जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने उनको हालांकि बड़ा अर्ली है, उनको सईद अनवर से तशबीह देनी शुरू कर दी, उनके फ्लेक्स को देख के, उनके जो शॉट से शॉट सिलेक्शन थी। साइम में या अब्बास का जो स्पेल था, अब्बास का स्पेल बहुत अच्छा था एक स्पेल, तो ये प्लेयर्स हमें बहुत शुक्रिया। इमरान मानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पीएसएल के जो धुआंधार मैचेस जारी हैं उन पर एनालिसिस शेयर कर रहे थे। बहरहाल नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और दुनिया में करोड़ों अफराद बचपन से डॉक्टर बनना चाहते हैं और उस दिन का ये ख्वाब देखते हैं जब वो सफ़ेद कोट पहन सकेंगे। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सफ़ेद रंग का कोट डॉक्टर्स के लिए आखिर मखसूस क्यों हो चुका है? अच्छा, इसकी वजह और जो तारीख है वो बड़ी दिलचस्प है और आप भी जानकर हैरान होंगे कि डॉक्टर्स में सफेद कोट के इस्तेमाल का जो रुझान है वो कुछ बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 19वीं सदी के आखिर में ये आम हुआ और इससे कबल डॉक्टर अमूमन स्याह लिबास पहनते थे और लिबास में सफेदी की झलक नजर कहीं पर भी नहीं आती थी। अच्छा, स्याह रंग के इंतखाब की वजह ये थी कि इससे रस्मी और बावकार रंग चूंकि समझा जाता है, ख्याल किया जाता है कि ये डॉक्टर्स की शख्सियत से मुताबिकत भी रखता है। फिर 19वीं सदी के आखिर में ये ट्रेंड हमने चेंज होता हुआ देखा। डॉक्टर्स और साइंसदानों को अस्पतालों में या फिर तिब्बी मराकज़ में सफाई की अहमियत का एहसास हुआ, जिससे बैक्टीरिया की नशोनुमा की रोकथाम और फिर वबाई अमराज को फैलने से रोकना मुमकिन था। तो सफ़ेद रंग को सफाई से चूंकि मुंसलिक किया जाने लगा और इसी वजह से हॉस्पिटल्स में सफ़ेद चादरों, सफ़ेद मलबूसात का जो इस्तेमाल था वो फिर आम हो गया ताकि जो जरासीम है उसके खिलाफ जंग का इजहार हो सके। फिर सफ़ेद रंग को सच्चाई, शफाफियत से भी मुंसलिक किया जाता है जो कि डॉक्टर्स की शख्सियत के लिए निहायत ही अहम होता है। डॉक्टर्स को वैसे भी मसीहा कहा जाता है। तो स्याह लिबास की जगह सफ़ेद कोट लेने का जो यह अमल है बहुत तेज़ी से मुकम्मल हुआ और 19वीं सदी से कबल हर जगह डॉक्टर्स हमें सफ़ेद कोट में दिखाई देने लगे और इस ज़माने में काम करने वाले जो ताई तिबी माहिरीन थे उनके मुकाबले में जो डॉक्टर्स की शनाख्त थी वो फिर वाज़े करी सफ़ेद रंग के कोट का इस्तेमाल हर जगह नज़र आने लगा। बहरहाल ये तो आई एम श्योर कि एक तहकीक थी, आप भी जानकर आपको भी दिलचस्प लगी होगी कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। प्रोग्राम में नाज़रीन अब वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात खित्ते में अमन की जमानत है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे। ऐसे में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में एक आला सतह वफ़द काबुल पहुंचा और वज़ीर दिफ़ा के साथ DG ISI नदीम अंजुम भी अफगानिस्तान पहुंची और पहले ये तासुर आया कि ये दौरा गैर एलानिया है। फिर पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने ट्विटर पर दौरे के बारे में बताया जिसमें कहा गया कि वज़ीर दिफ़ा की सरबराही में
में आला सतह का वफ्द काबुल में है ताकि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के साथ सिक्योरिटी से मुतल्लिका जो मसाइल हैं उन पर तबादला ख्याल किया जा सके, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम भी शामिल है। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने वफ्द को कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया ममालिक है और उनके दरमियान खुशगवार ताल्लुकात होने चाहिए। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ तजारती मुआशी ताल्लुकात में वसअत चाहता है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, तज्जियाकार भी हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। वज़ीर दिफा का ये दौरा अब कितना अहम है, इसकी टाइमिंग्स कितनी अहम है? देखें, ये नहायत अहम दौरा है, इसलिए कि आपने देखा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान बहुत टेररिज्म है और उसके बाद कभी वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी फायरिंग करती है तो हमारा पानी पड़ता है, कभी अक्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है हमारी पोस्टों के ऊपर फेंसिंग के अक्रॉस, वो देखने की बात है। और फिर जो अफगान रिफ्यूजीज जहाँ पर है उनकी वजह से भी हमें बड़ी टेररिज्म का प्रॉब्लम है। तो जाहिर है कि जब पाकिस्तान ब्लॉक किया तो इनकी प्रॉब्लम देखी जा रही है क्योंकि टेररिज्म बहुत बढ़ गई है और अगर अफगान तरह से वो सख्ती करें और इससे लोग को ना क्रॉस करने दें तो ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ सेकंड ये कि अफगान तालिबान ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी सर जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ठीक। तो पाकिस्तान में बड़ी रिजर्वेशन है कि पीटीपी के जो लोग हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं, ठीक, पाकिस्तान में आगे फायरिंग करते हैं, तो ये इससे हम चाहते हैं कि इसको खत्म करें। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल जो कि बहुत रेज इस वक्त किया जा रहा है, मैं ज़रूर आपसे इसका भी जवाब देना चाहूँगी। वज़ीर ख़ारिजा की बजाय वज़ीर दिफा क्यों अफ़गानिस्तान गए? बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को आप नहीं समझते कि जाना चाहिए था? कोई अहम रीज़न, वजह? आई थिंक ये ज़्यादा रिलेटेड टू है डिफेंस रिलेटेड सिक्योरिटी मैटर की वजह से, तो इसलिए जो है फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर और साथ मिनिस्टर ने आगे से चीज भी गए हैं और उन्होंने जाके तमाम सिक्योरिटी कंसर्न किए हैं। इट इज बेसिकली सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग और ऑफिशियल मीटिंग है। जब आपकी हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं इसका मतलब कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की मीटिंग है। पहले जगह सिस्टम करते रहे हैं तो दैट डजंट प्रूव एनी रिजल्ट, तो इसलिए आप गए साथ ऐसे कि रद्दी करें और वो बात करें कि हमें क्या कंसर्न है, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर। ठीक है, ठीक है सर, अगर हम अब जायज़ा लें मौजूदा हुकूमत का भी और जो इन दिनों हालात रहे पाकिस्तान में, हाल ही दिनों 2 बड़े हमले हुए हैं सरहदी इलाकों में, रोज़ाना की बुनियाद पर हमले होते हैं, टीटीपी के तनाजुर में इस दौरे की अहमियत और भी बढ़ जाती है? बिल्कुल, इसकी वजह से और साथ जैसे कि उनसे जाके रिलेटेड बात करें कि हमें मालूम है, बल्कि यहाँ तक बताया कि कौन कौन से एरिया में टीटीपी की कॉन्सेंट्रेशन है। हम चाहते हैं कि आप एक्शन को खत्म करें या आप हमें अलाउ करें कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करके ठिकानों को खत्म करें। नंबर 2 कि अफगान रिफ्यूजीज को आई विश के ये बात की होगी, अफगान रिफ्यूजीज हमने 3 मिलियन है, हमसे मेहमानदारी कर रहे हैं, आप इनको भी वापस बुलाएं ताकि ये एक हमेशा से खत्म हो जाए। ये पाकिस्तान पैसे डालेगा तो ये अफगान को समझ आएगा कि पाकिस्तान कितनी उनको फेवर कर रहा है, क्योंकि इन्हीं में ब्रीडिंग इसी सहूलत कार है, इनमें ब्रीडिंग प्लेस है और यही से हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी। वज़ीर दिफा के साथ DG ISI भी पहुँचे, वहाँ पर क्या पेचीदा बातें हुई ये तो कहना भी कबल वक्त होगा, कुछ इनसाइड स्टोरी आपके पास भी होगी, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये सबसे अहम बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफेंस मिनिस्टर और ISI की चीज़ें पूरी उनको वो सिक्योरिटी एनालिसिस बताएंगे, अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताएंगे कि कहाँ से कौन कौन से लोग पाकिस्तान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद TTP के लोग, जो खासतौर से DLA के लोग, BLF के हैं, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है, ये जो अफगानिस्तान में है वहाँ से इंडियन को सपोर्ट करता है, वो बताएंगे कि जी उनको भी आप कंट्रोल करें, दाइश को देखें। प्रॉब्लम उनकी भी ये है कि उनकी रेट पूरे अफगानिस्तान में कायम नहीं है क्योंकि उनकी पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस उनको है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, फिर पूरे मुल्क पर रेट होती है। तो ये पाकिस्तान कहेगा जी कि आप इसके लिए एक इंक्लूसिव पोलिटिकल गवर्नमेंट बनाए जिसमें बैलेंस एथनिक रिप्रेजेंटेशन, लाइक ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारास हैं, पठान है, सबको लोगों को मिनिस्ट्री में लेके आए ताकि फिर दुनिया को पता चले कि आपकी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है।
स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी तो अमेरिकन नेटो सपोर्ट आएगी और फिर ये पाकिस्तान को इसलिए बड़ी आसानी। ठीक। अच्छा सर, अफगान तालिबान को ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ जो मजबूत भरपूर एतमाद के ताल्लुकात है वो ही खित्ते में अमन कायम कर सकते हैं। अगर मुल्ला उमर के दौर की बात की जाए तो उन दिनों पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर दहशत गर्दी नहीं होती थी। बिल्कुल, बहुत बेहतर हालात थे। और सेकंड ये बात है जैसे समझने की कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान बहुत सपोर्ट करता है। पूरा अफगान ट्रेड, ये लैंड लॉक कंट्री है, इनको कोई समंदर नहीं लगता। पूरा सामान इनको बेचते हैं यहाँ से, इनको गंदम भी जाती है, ये स्मगलिंग भी करते हैं, इनको हम पूरा अफगान ट्रेड का सामान बेचते हैं। तो ये हमारे पर डिपेंडेंट है। अगर हम कभी रोक लें तो इनको समझ आ जाए अफगानिस बेसिकली थैंकलेस पीपल हैं, ये शुक्रगुजार नहीं होते। जो पाकिस्तान ने, अमेरिका जो यहाँ पर थे, इनकी मदद की है, कांट इमेजिन, इनके डायलॉग हमने कराए, मुआहदा हमने करवाया, जब जा रहे थे तो हमने सारे लोगों को इवैक्यूएट किया। उसके बाद अब इनको रियलाइज हमें क्या चाहिए, हम सिर्फ डिमांड अपनी सरजमीन आने वाले बस। ठीक ठीक, ये मेरे ख्याल में इस जमाने समझ आता है। ठीक सर, लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी। अफगानिस्तान में तालिबान का इक़्तिदार जब से आया है, कंट्रोल संभालने के बाद ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से जो मेडिकल की तालीम हासिल करके जाने वाली जो 105 तालिबात हैं उनको भी वापस लौटना पड़ा पाकिस्तान। तो बार बार आला हुकाम के नोटिस में लाए जाने के बावजूद भी इन तालिबात को मकामी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं दिया जा रहा। इस पर आप कमेंट करेंगे? देखें, इस्लाम में सबसे ज़्यादा ये है कि तालीम, वो रसूल अकरम ने कहा कि तालीम के लिए अगर आपको चाइना में जाना पड़े तो आप जाएं। इससे कम क्या है, मुझे बताइए कि एक तालीम देना, उनको जितनी पढ़ी लिखी मदद होंगी उतने बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, उनकी तरबियत अच्छी होगी। और सेकंड, इस्लाम में भी ये, इस्लाम में पर्दा करने का ये तो नहीं कि औरत घर में बैठ के फिर, और ये इसी वजह से ना अमेरिका, ना नेटो, ना यूरोप इनको सपोर्ट करता है कि इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक जो पूरे नहीं करते। जिस दिन ये ठीक करेंगे उसी दिन से इनकी खुशहाली आएगी, और जब खुशहाली आएगी, बेरोजगारी खत्म होगी, तो फिर लोग जो टेररिज्म करना खत्म करेंगे और अपनी दुनिया में एक मेन स्ट्रीम में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। नाज़रीन, प्रोग्राम में लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तो काफ़ी स्ट्रेस वाली न्यूज़ हमने आपके साथ प्रोग्राम के आगाज़ में शेयर की, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। सारी स्ट्रेस को भगाने के लिए मौसीकी वाला सेगमेंट जनाब हम आपके लिए लेकर आए। और जब भी म्यूज़िक की बात होती है तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, म्यूज़िक में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारा जो नया टैलेंट है वो भी अपना नाम बना रहा है। तो आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि गुलकारी में अपना नाम बना रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है। मैं बात करी जनाब हारून खान साहब की, और रिसेंटली इन्होंने वॉइस ऑफ अलहमरा भी विन किया है। तो कैसे आगाज़ हुआ म्यूज़िक का, गुलकारी का, आज इनसे फरमाइश भी करेंगे हम गानों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हारून साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कब जनाब बचपन से ही सिंगिंग का, गुलकारी का शौक था? फैमिली में कोई? बिल्कुल, मुझे बचपन से ही शौक था सिंगिंग का, और लाइक मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत शौक से सुना करता था, और उसके बाद उन्हीं से बड़ा कुछ सीखने को भी मिला। और फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक का स्टार्ट लिया 3 इयर्स की एज में से, और अभी मुझे। अच्छा, 3 साल के आप थे तब आपने म्यूज़िक को प्रॉपर, मतलब कैसे, आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश होगी, पेरेंट्स ने सिखाना शुरू किया या किस तरह से? जी, पेरेंट्स में भी मेरे बहुत ज़्यादा सबकी ख्वाहिश थी, और सेकेंडली मुझे खुद बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का शौक था, और फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया इस तरह से। अच्छा, तो कोई प्रॉपर उस्ताद आपके 3 साल की उम्र से अगर आपने आगाज़ किया तो कोई शागिर्दी में आप किसी के गए? जी, मेरे कज़न थे, फूफो के बेटे हैं। अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। तो कीबोर्ड भी आप बड़ा ज़बरदस्त बजाते हैं, तबला नवाज भी हैं? जी, मैं 7-8 साज बजाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आज क्या सुना रहे हैं आप हमें? आज मैं आपको सुना रहा हूँ वे माइया तेरे वेखन। बिल्कुल जी, सुनाइएगा। लाम ले चल चरखे नू मूर खाए, ते ले चल विच कोई मत फतूर होवे, तकला सिदक यकीन दिमाल पा
मन का पावन दा जे शहूर होवे ओदी याद विच कतदी रही हरदम वट पुण्या जे राजी गफूर होवे ओदे नादी कोई खरीद कर ले कोरे केड़ी तंद मंजूर होवे वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा वे लोका पाने मैं कत दी तंद तेरिया यादां दे पावा वे माया तेरे वेखण नू। बहुत आला, इतनी मीठी आवाज, बहुत दिनों के बाद यू आर सिंगिंग सो वेल। कौन है आपके उस्ताद? मैं अभी उस्ताद गुलाम अली खान साहब। तो ये प्रॉपर रियाज करते हैं, प्रॉपर सुर संगीत को समझते हैं, सीखा प्रॉपर उनसे आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। तो इसके अलावा कौन फेवरेट गुलकार कौन है आपका? उस्ताद नुसरत अली खान साहब। कौन सा फेवरेट ट्रैक है उनका आपका? उनका आफरी आफरी। तो जनाब फिर सुना दें, देर किस बात की? जी बिल्कुल। सा नी दा गा नी सा नी 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 दा दा नी सा गा मा गा सा सा नी दा गा नी सा नी 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 दा नी 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 दा नी सा गा मा मा सा गा मा दा दा मा दा नी दा नी सा नी दा नी दा पा दा मा पा गा गा रे गा मा गा पा मा गा रे। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। ज़बरदस्त जनाब, तालियां होनी चाहिए हारून के लिए, बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है। अच्छा तो हारून, इतनी ज़बरदस्त आप मीठा गुनगुनाते हैं, गाते हैं और 7-8 तरह के इंस्ट्रूमेंट भी आप बजाते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हैं? जी मैं हारमोनियम, तबला और उसके बाद ढोलक, ड्रम सेट, अकॉर्डियन, मेलोडिका, फ्लूट। ज़बरदस्त। तो ये सब आपने किससे सीखे? हारमोनियम और कीबोर्ड तो मैंने प्रॉपर सीखा। अच्छा। लाइक ग्रैंड पियानो भी। अच्छा। उसके बाद ये जो बाकी चीजें हैं ये सारी मुझे गॉड गिफ्ट है। अच्छा अच्छा। रिसेंटली अलहमरा में भी आपने जो विन किया कंपटीशन, किस किस ने उसमें शिरकत की, कितना एक्साइटिंग था, कौन उसकी मेज़बानी कर रहे थे, कौन जजेस थे? उसमें जज थे उस्ताद हामिद अली खान साहब और मिस सारा रजा खान थी, और उसके बाद मैडम नूरजहां जी की एक स्टूडेंट है मैम, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो थी जज। ठीक जी। अच्छा। और काफी लोग थे उसमें, बड़े उस्तादों के लोग थे। अच्छा। उस्ताद शफकत अमानत अली साहब के, इस तरह से स्टूडेंट्स। तो किस किस ने हिस्सा लिया उस कंपटीशन में? काफी लोग थे मेरे साथ, महमूना साजिद थी और रियाज हैदर थे अलहमरा से। और कौन सा गाना आपने गुनगुनाया जिसपे आपने जीता? लास्ट परफॉर्मेंस था मेरा, दिल में उम्मीद तोड़ा है किसी ने। क्या बात है। अच्छा, ये भी हम वैसे प्रोग्राम में आगे आपसे फरमाइश करेंगे। अच्छा, कंपोजिशन भी खुद करते हैं आप? जी जी मैं खुद करता हूँ। अच्छा, और लिखने का भी शौक है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ सुनाएं। ये जो गाना आपने अलहमरा में जो आपने अवार्ड विन किया, मैं चाहूंगी कि आप यही सुना दें। जी बिल्कुल। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। सानी सदानी माता कामा गा सा सगा सा कामा नीला सगा सा कामा नीला सगा सा कामा नीला, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अच्छा, अपना कोई पसंदीदा ट्रैक आप सुना दें, क्योंकि मैं देख रही हूँ बड़ी कंजूसी से आप हमें गाना सुना रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है।
मैं अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग है बड़ा अच्छा, हाँ, लाल इश्क, सुनाइएगा। तुझे संग बैर लगाया ऐसा हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये बलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये वैर इश्क। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या तोड़ के सारी हटें वैराग उठा लूं, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये बलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये ताला बहुत खूबसूरती से, और ये कोई आसान गीत नहीं है, बड़ा मुश्किल गाना है जिसको आपने लाइव गाया है। वरना अक्सर बड़े बड़े सिंगर्स भी आते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है, तो लाइव गाना अक्सर कतरा जाते हैं गुलकार गाने से। मुश्किल होता है जरा लाइव गाना, जरा तो स्टूडियो में तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। हाँ। एक लाइन को रिपीट पे भी लगा लिया जाता है, लेकिन इसमें लाइव में सारा कुछ परफॉर्म करके आना होता है। कितना ख्याल रखना पड़ता है, कितनी देर रियाजत करते हैं? रियाजत तो वही है जो पहले कर लिया, लेकिन अभी ये है कि ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स, और गले का ख्याल यही है कि ऑयली चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ता है। अच्छा, जैसे हारून सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे हम देखते हैं कि हर जिसमें जो भी टैलेंट है, कोई अच्छा खाना बनाता है, कोई अच्छा पेंट करता है, कोई अच्छा गाना गाता है, तो उनके अपने अपने चैनल्स हैं। आप अभी सोशल मीडिया पर इन टूल्स को यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपकी बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है। जी जी बिल्कुल, मेरा चैनल है यूट्यूब पे हारून खान ऑफिशियल के नाम से। अच्छा, तो अभी जो मौजूदा गुलकार हैं, हमारे जो यंग सिंगर्स हैं, कौन पसंद है आपको, किसको सुनते हैं? मैं सबको ही सुनता हूँ, अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, सारे सिंगर्स को सुनता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, चूंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, क्लोजिंग के जानिब नाज़रीन हम बड़े आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन हारून से फरमाइश करेंगे कि जाने से पहले वो हमें एक गीत सुनाए। जी हारून। रब बंदे दी जात को जिव कपड़े दे विचरू, कपड़े दे विच रू लुकिया, ते जिवे विच बंदे दे तू